नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो आगामी कैबिनेट में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने ग्रीन सेस बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 28% से 30% तक बढ़ाया गया ग्रीन सेस। स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी भी मिली है। बेसहारा महिलाओं के लिए भी कई सौगातें। 28% से 30% तक ग्रीन सेस को बढ़ाया गया। स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी मिली। साथ ही महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं। महिलाओं जो बेसहारा महिलाएं हैं उनको आगे कैसे बढ़ाना है, इसको लेकर के भी योजना बनाई गई। स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी मिली। साथ ही 2000 महिलाओं को हर साल रोजगार देने की बात कही गई। धाबी कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने ग्रीन सेस बढ़ाने की मंजूरी दी। आज महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के 3 प्रस्तावों पर माननीय मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति प्रदान की है, अपना अनुमोदन प्रदान किया है। जिसमें पहला हमारा जो प्रस्ताव था, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के अंतर्गत हमने उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड किशोर न्याय निधि एक कार्पस फंड बनाया हुआ है। लेकिन उस कार्पस फंड को संचालित कैसे किया जाएगा उसके बारे में नियमावली अभी तक नहीं थी। उस नियमावली का आज अनुमोदन दिया है माननीय मंत्रिमंडल ने। इसका नाम होगा उत्तराखंड किशोर न्याय निधि नियमावली 2025। तो लगभग 20 मत थे आज, 20 मत थे। तो इसमें सबसे पहला मत था, ये ऊर्जा विभाग का मत था। ऊर्जा विभाग के द्वारा जो मैकेंजी कंपनी है उसके माध्यम से यूपीसीएल में कैसे सुधार किया जा सकता है उसके बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट के आधार पे एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऊर्जा विभाग के द्वारा बनाया गया था। उसी का आज माननीय मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुतिकरण किया गया, सहमति दी गई है। जिसमें ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, जो बुनियादी ढांचा है उसके उन्नयन करने से कैसे इसमें कमी लाई जा सकती है, हानियों पे कमी लाई जा सकती है, ये कुछ बिंदु थे। और इसका डिटेल जो है वो विभागीय सचिव के द्वारा पृथक से भी इसमें प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। यहाँ पर जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था पिछले साल, वहाँ पर उद्योगपतियों द्वारा मांग की गई कि पोल्ट्री में उत्तराखंड में बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स नहीं हैं। जब हमने उन लोगों को बुलाया, उन लोगों ने बोला कि साहब आपकी बगल की यूपी हरियाणा में काफ़ी अच्छी नीतियाँ है, यहाँ पर नहीं है करके। सो उसी के तर्ज पर हमने नया नीति फॉर बड़े इन्वेस्टर्स, छोटा पोल्ट्री फार्म्स तो है उत्तराखंड में, लेकिन बड़े पोल्ट्री फार्म्स लगभग जहाँ 30,000 बर्ड्स हो, 15,000 बर्ड्स हो, उस टाइप की बड़े फार्म्स नहीं, उनके लिए हमने नीति लाया गया है। इस नीति की वजह से लगभग 3,000 लोगों को रोजगार की यहाँ पर मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्र में इसके लिए लगभग 40% की सब्सिडी है, जो भी वहाँ पर पोल्ट्री फार्म लगाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा के नेतृत्व में अल्मोड़ा में भव्य तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। इस गौरवशाली यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्कूली छात्र छात्राओं, मातृशक्ति और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा भारतीय सेना द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक संचालित ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को समर्पित रही। इस अवसर पर राज्य मंत्री अजय टम्टा ने ऑपरेशन में भाग लेने वाले भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और अन्य सुरक्षा बलों के वीर जवानों को श्रद्धा और सम्मान के साथ नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने एक बार फिर साबित किया कि वो आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। जिस प्रकार से पहलगांव के बाद जो घटना घटी थी और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार का गौरव हासिल किया है, जिस प्रकार का कार्य किया है, वो एक हमारे लिए सल्यूट है। ऐसे बहुत सारे सैनिकों के माध्यम से ये ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है और सफलता भारत माता की सफलता है। और इसलिए भारत माता की सफलता हमारे तिरंगे से जुड़ी है और इसलिए तिरंगा हमारा ये सम्मान समारोह यात्रा के रूप में पूरे देश भर के अंदर मनाया जा रहा है और उसी की कड़ी में आज अल्मोड़ा में ये कार्यक्रम है।
हरिद्वार में ऑपरेशन सिंदूर की गौरवपूर्ण सफलता के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये आयोजन तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेंद्र सिंह डोभाल के निर्देशन में संपन्न हुआ। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने पुलिस मुख्यालय रोशनाबाद से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में स्कूली बच्चों, युवाओं, समाजसेवियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय और जय हिंद के नारों के साथ शहर की सड़कों पर देशभक्ति की गूंज सुनाई दी। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए। हमारी जो इंडियन आर्मी है, पूरी भारतीय सेना के सम्मान में एक तिरंगा यात्रा हरिद्वार पुलिस द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें एएसपी सदर और हमारे रानीपुर कोतवाल और सीपीयू इंस्पेक्टर हितेश, इन सब के काफ़ी अहम योगदान के द्वारा और सहयोग के द्वारा इस रैली को निकाला जा रहा है। और इसमें हम चाहते हैं कि सभी जागरूक भी हो और अपनी जो हमारी आर्मी है उसका सम्मान करें। वहीं देहरादून में तिरंगा यात्रा के बाद अब भाजपा सरकार सिंदूर यात्रा निकालने जा रही है, जिसमें भाजपा की सभी महिला नेता शामिल होंगी। वहीं इसको लेकर अब कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने कहा कि बीजेपी सेना का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है। तिरंगा की आड़ में बीजेपी के कर्म जुटेंगे नहीं और न इनकी दाल गलेगी। गरिमा दासोनी ने कहा, शर्मनाक बात है कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन भाजपा की एक भी महिला नेता ने आवाज नहीं उठाई। कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। ये भाजपा की एक महिला नेत्री अपने घर से बाहर नहीं निकली अंकिता भंडारी के न्याय मांगने के लिए, और आज इनको सिंदूर यात्रा निकालने की हो रही है। ये भाजपा की महिलाएं अपने ही दल में रहकर आवाज़ क्यों नहीं उठाती, जब विजय शाह जैसे लोग कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए इतनी अपमानजनक और मर्यादाहीन टिप्पणी करते हैं, जब इनके ही चंपावत के मंडल अध्यक्ष, सल्ट के मंडल अध्यक्ष, लालकुआं के दुग्ध संघ अध्यक्ष, हरिद्वार बहादुराबाद के ओबीसी प्रकोष्ठ के सदस्य आदित्य राज सैनी और इनके ही रुद्रपुर के वार्ड नंबर 6 से पार्षद शिव कुमार गंगवार जैसे लोग नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करते हैं, तब ये महिलाएं कहां बिलों में खोई रहती हैं। आज ये भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को छीनने का प्रयास कर रही हैं और सिंदूर यात्रा निकालने की सोच रही हैं। इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। जब कांग्रेस को तिरंगा यात्रा निकालने स्वागत किया है, पर कांग्रेस ने राजनीतिक कार्यक्रम किया, हमने सामाजिक कार्यक्रम किया, लोग राष्ट्रभक्तों का कार्यक्रम किया, और इस कार्यक्रम के लिए सब प्रकार का सहयोग जनता द्वारा किया जा रहा है। हमने भी अपना बैनर नहीं लिखा, एक नागरिक राष्ट्र के लिए एक नागरिक, इस बैनर पर हम कार्यक्रम को कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है हर परिवार का एक व्यक्ति तिरंगे के इस कार्यक्रम में आए और सैनिकों को सम्मान करे और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पौड़ी के पाम्बो क्षेत्र में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। इस दौरान सड़कों पर देश प्रेमियों का जन सैलाब देखने मिला, जिन्होंने सेना के शौर्य को सलाम किया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का हर नागरिक देश की सेवा के लिए एकजुट है। हमारी सेना ने अदम्य साहस का जो परिचय दिया है, आज पूरे भारतवर्ष में हमारे सभी लोग जो है तिरंगा शौर्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने पाबो में भी सैकड़ों लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया है। मैं कह सकता हूँ कि ये भारत की सैन्य शक्ति है और मैं अपने जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके अदम्य साहस के कारण आज पाकिस्तान जो है पीछे हटा है और पूरा भारत आज सुरक्षित है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झंडा चौक में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और बीजेपी के मंत्री विजय शाह का पुतला दहन करते हुए सरकार से विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जहां सोफिया कुरैशी को सम्मान मिलना चाहिए, वहीं विजय शाह ने सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताकर भारतीय सेना का अपमान किया। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं विजय शाह जी, जो 8 बार के विधायक रह चुके हैं, फिलहाल मंत्री हैं। उनके अंदर की जो भावनाएं होती है ना, जब किसी के अंदर की, तो उन्होंने एक गलत भावना से जो है उन्होंने जो कर्नल सोफिया कुरैशी थी, जिनका पूरा खानदान जो है सेना में था, उनके हस्बैंड सेना में है, उनके पिताजी सेना में थे, उनकी दादी ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ
कंधे से कंधा मिला के जो था दुश्मनों को खदेड़ा था, आज उनके खिलाफ जो है वहाँ के जो है मध्य प्रदेश के मंत्री जो हैं वो कहते हैं कि ये आतंकवादी है, आतंकवादियों की बहन है और ये इनको जो है भाजपा सरकार ने जानबूझ के बॉर्डर पाकिस्तान लड़ने भेजा, जबकि वो लड़ने नहीं गई थी, वो ब्रीफिंग कर रही थी। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए उत्तराखंड में लगातार भ्रष्टाचारियों पर सरकार कार्रवाई कर रही है। विजिलेंस ने बीते दिनों ही अभी एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। सिंधामी ने साफ संदेश दिया कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। सरकार की भ्रष्टाचार पर जो कार्रवाई है उस पे धामी जी का दोहरा चरित्र सामने आता है। एक तरफ उनके भ्रष्टाचारी मंत्री गणेश जोशी जी, जिनके खिलाफ विजिलेंस ने जो है आपसे ये आग्रह किया था कि आप हमें वो एक्सेप्टेंस दे दें कि हम गणेश जोशी के खिलाफ जो है कार्रवाई कर सके। सरकार ने उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं दी, कंसेंट अपनी नहीं दी। और दूसरी तरफ आपने अभी एक चौकी इंचार्ज को जिसको बर्खास्त किया है उसकी जगह पे आप किसको लेके आए हैं? आप ऐसे व्यक्ति को लेके आए हैं जिसके निलंबन पे वो सस्पेंड था, उसके सस्पेंशन का भी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और उसको इतनी जो है ISBT जैसी जगह आपने सौंप दी है। तो ये मुझे लग रहा है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कहाँ है? ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ाने का सरकार का जरिया है। जहां एक और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी उसकी तारीफें बता रही है, तो वहीं दूसरी कांग्रेस इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने जानकारी दी कि कांग्रेस ने इसके खिलाफ एक कमेटी गठित की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना शामिल रहे। इस कमेटी के जरिए सभी वरिष्ठ नेता प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन के लूप होल को लेकर राय रखेंगे और उसके बाद इसे AICC भेजेंगे और आगे कांग्रेस इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और जनता को जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि 4 सदस्यीय जो कमेटी है उसका गठन करेंगे, जिसमें माननीय अध्यक्ष करण माहरा जी भी होंगे और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी भी होंगे, अन्य 2 सदस्य भी होंगे। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी शुरू से इस बात को कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तर्क हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, वो जो है सही नहीं है। वो एक हिडन एजेंडा है जिसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उससे जो एक्सपेंडिचर वो कम होगा, तो आप ये बताइए एक्सपेंडिचर कम कैसे होगा? क्योंकि आपको एक साथ पूरे देश में चुनाव कराने हैं। उसी तरीके से जैसे एक प्रदेश में चुनाव होता है, जितने रिसोर्सेज लगते हैं वही हाल होगा अन्य प्रदेशों में। पूरे देश में आप एक साथ चुनाव कराएंगे। खामियों की अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे जो आपका संविधान है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उस पर आप एक बहुत बड़ी चोट करने का कार्य करेंगे। आपको संविधान के कम से कम 10 ऐसे आर्टिकल हैं जिन्हें अमेंड करना पड़ेगा, तब जाकर के आप वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देहरादून में सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी बायोमेट्रिक से हाजिरी लगाने से गुरेज कर रहे हैं, जिसे लेकर शासन को चेतावनी पत्र जारी करना पड़ा। वहीं इस पर अब विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि सरकार और शासन की बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर तैयारी नहीं है। सरकार फरमान जारी कर देती है लेकिन तैयारी नहीं करती। वाले में जो अधिकारी बैठते हैं, जो कर्मचारी बैठते हैं, उन पर पूरे प्रदेश की नज़र रहती है। वो प्रदेश के भाग्य विधाता हैं और वहीं पर अगर सरकार सही से होमवर्क किए बिना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की जो है बाध्यता शुरू करती है और उसमें भी कर्मचारी समय से नहीं आ पा रहे हैं, सिस्टम ही शुरुआत में फेल हो जाता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार जल्दबाजी में निर्णय तो ले लेती है लेकिन उसको जो है सही ढंग से चला नहीं पाती है। इसका मतलब है कि एसी कमरों में निर्णय लेने से कामकाज नहीं सुधरेगा। उसके लिए ज़मीनी स्तर पर होमवर्क भी शुरू करना पड़ेगा और निश्चित तौर पर कामकाज में सुधार होना चाहिए। समय से कर्मचारी अधिकारियों को ऑफिस भी पहुंचना चाहिए। उत्तराखंड में गौरीकुंड से केदारनाथ ट्रैक मार्ग पर घोड़े और खच्चरों की सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं, जो इक्वाइन इन्फ्लुएंजा के डर से कुछ समय के लिए रोक दी गई थी। राज्य सरकार के प्रयासों से वायरस से ग्रसित कई घोड़े को क्वारंटाइन किया गया और उनका बेहतर इलाज किया गया, जिसके बाद फिर से चारधाम यात्रा में घोड़े और खच्चरों की सेवा शुरू हो गई है। इसे लेकर प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि केंद्र सरकार से उत्तराखंड आए अधिकारियों ने भी सरकार की तारीफ की है। हमने 2 दिन के लिए यात्रा को हॉल्ट किया। हमने फिर सारे चेकअप्स कराने शुरू किए। हमारे डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री और हमारे सचिव लगातार केदारनाथ सोनप्रयाग में स्टेशन रहे, मीटिंग्स रही और मैं खुद वहां पर जाके
घोड़े खच्चर मालिकों से, व्यापारियों से और हमारे वहाँ के अधिकारियों से मैंने बैठक करी। हमने कुछ नई SOPs गठित करी, जिसमें हमने ट्रायल के तौर पे पहले दिन 2 दिन के लिए 48 घंटे के लिए हमने सामान ढोने के लिए और यात्री ढोने के लिए कुछ घोड़ों को परमिशन दी और 4 जगह पे उनके चेक पॉइंट्स बनाए। जितने भी हमारे गौरीकुंड से लेके केदारनाथ के बीच में हमारे अस्पताल हैं, उनको हमने वहाँ पे बैरिकेड खड़ा करके और उनको हमने चेक पॉइंट्स बनाए जहाँ पे घोड़े को हर पॉइंट पे चेक किया जाता। उसका फायदा ये हुआ कि आज लगभग 2,500 से ज्यादा घोड़े वापस यात्रा रूट पर आ चुके हैं। मेरे ख्याल से कल का जो फिगर मेरे पास था वो 3,027 घोड़ों का था। और डेथ हमारी बहुत कम हुई है। जहां पर 2 दिन में 13 डेथ हो गई थी, वहां पिछले 7 दिन में सिर्फ 3 डेथ हुई है। चंपावत के बनबसा NHPC अतिथि गृह सभागार में जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंत्री रेखा आर्य ने की। बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 68 करोड़ 57 लाख की योजना को सर्वसम्मति से पास किया गया। 2025-26 की जिला योजना की आज बैठक रही और इस बैठक में निश्चित रूप से हमारे जो पुराने कमिटेड हमारे जो खर्चे हैं उसका भी अनुमोदन हुआ है, PRD जवानों की सैलरी का भी अनुमोदन हुआ है और निश्चित रूप से चाहे वो जल संस्थान से, जल निगम से जो हमारे ऑपरेटर लगे हुए हैं उनकी भी 20% सैलरी का यहाँ पर अनुमोदन हुआ है। इसके अलावा जो हमारे विकास कार्य हैं उस दिशा में भी चाहे वो उद्यान विभाग के संदर्भ हो, कीवी को हमें बढ़ावा देना हो, चाहे वो हमारे पर्यटन के दृष्टिकोण से हमें बढ़ावा देना हो, चाहे हमारे को स्वरोजगार के दृष्टिकोण से बजट आवंटन करना हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की ओर से PSC में डिलीवरी सेंटर को अच्छे से और डेवलप करना हो या उसका विस्तार करना हो, ये सारी व्यवस्थाएं आज जिला योजना के माध्यम से जो बजट उसमें आवंटित की गई है उसका आज अनुमोदन कर दिया गया है। पूरा जिला योजना लगभग 68 करोड़ की धनराशि के साथ में टेबल हुआ। संस्कृति सचिव युगल किशोर पंत अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य के संग्रहालय में कुमाऊं क्षेत्र के सांस्कृतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक में उन्होंने कलाकारों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और उनके समाधान को प्राथमिकता देने की बात कही। पंत ने बताया कि प्रदेश में 270 से अधिक सांस्कृतिक दलों और उनके एकल कलाकारों ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संजोने और संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ये भी कहा कि कई कलाकारों के भुगतान समेत अन्य समस्याओं का समाधान किया जा चुका है, जबकि कुछ मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। संस्कृति सचिव ने आश्वासन दिया कि सरकार कलाकारों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि कुमाऊं की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बना सके। प्रदेश में करीब 270 के आसपास सांस्कृतिक दल हैं और बहुत सारे एकल गायक भी हैं। इनकी कुछ समस्याएं थी, कुछ पेंडिंग इश्यूज थे, तो उनको कुछ तो हमने रिजॉल्व कर लिए हैं, कुछ पेमेंट के इश्यूज थे, इनके पेमेंट्स भी हम लगातार करा रहे हैं। तो उसके अलावा कुछ डिमांड आ रही है कि कैटेगराइजेशन की डिमांड आ रही है कि दलों पे और कलाकारों को रजिस्ट्रेशन की भी बात आ रही है कि आपके रजिस्ट्रेशन में भी कैटेगरीज होनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यवस्थाएं हैं उसी के आधार पर उन्हीं को हम अंगीकृत करते हुए राज्य स्तर पे भी कलाकारों को हम प्रोत्साहन करें और जिससे हमारी कला और संस्कृति राज्य में ही नहीं पूरे देश और विदेश में फैले। हरिद्वार के विकास खंड बहादुराबाद सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक में मुख्य जनप्रतिनिधियों और सदस्यों ने पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की समस्याएं प्रमुखता के साथ उठाई। इसके साथ ही विकास कार्यों के प्रस्ताव रखे CDO आकांक्षा कोंडे ने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने विकास और समस्याओं को लेकर जो मुद्दे उठाए उन पर अधिकारी तत्परता से कार्रवाई करें। ब्लॉक प्रमुख आशा नेगी की अध्यक्षता में बैठक आई। हैदराबाद में BTC बैठक प्रमुख महोदय मैडम के द्वारा की गई है उनकी अध्यक्षता में, और मुख्यतः जो है हमारे पानी को लेके, बिजली को लेके, रोड को लेके बहुत मुद्दे आए। सभी सदस्य द्वारा भी बहुत ये मुद्दे उठाए गए हैं, जिसमें संबंधित विभाग को आदेशित कर दिया गया है कि समय सीमा में कड़ाई से अनुपालन करते हुए सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे। BDO बहादुराबाद ने जो क्षेत्र पंचायत की बैठक बुलाई थी माननीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में, उस बैठक में आज बहुत सारे मुद्दे आए, जिनमें मुख्यतः हमारा स्वास्थ्य, बिजली और पानी का था। तो पानी और बिजली से संबंधित जो समस्याएं थी उनका कुछ का समय उन्होंने 15 दिन का दिया है, कुछ का 20 दिन में आश्वासन दिया है। तो अगली बैठक में मुझे उम्मीद है कि वो कार्य हमारे पूरे हो जाएंगे। इस बार हमने ये किया है कि जो संबंधित अधिकारी हैं
अगर उस लेवल के नहीं आए हैं तो अगली बार वो उस लेवल के अधिकारी आए, ताकि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए उनकी बात का उचित जवाब दिया जा सके और उनको संतुष्ट किया जा सके। दोस्त में जो बैठक हुई थी बीडीसी की सबसे पहली, उसमें मैंने प्रस्ताव दिया था एसडीओ साहब को बूढ़ी माता पे, तो उसके बाद मैं उनसे मिला जाके, भाई मेरा काम जो है उसे कर दो। उन्होंने कहा कि ठीक है करेंगे। बीडीओ साहब के माध्यम से भी मैंने 2 प्रस्ताव भिजवाए, तब भी मेरा काम नहीं हो पाया। फिर मैं एसडीएम साहब से मिला, उनसे लेटर बनवाया, उन्होंने मार्क करा, उसके बाद भी काम नहीं हो पाया। आज बीडीसी की बैठक थी, इसमें मुद्दा उठाया, लेकिन वो आज यहाँ पहुँचे ही नहीं। उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा में लव जिहाद के मामले को लेकर हिंदू संगठनों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले 18 दिनों से एक नाबालिग लड़की लापता है, जिसे लेकर हिंदू संगठन लव जिहाद का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने के बाहर विरोध जता रहे हैं। रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने भी मामले का संज्ञान ले लिया है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही बनाई गई, वो हमारे अलग अलग प्रदेशों में भी टीम गई है, दिल्ली गई है, हैदराबाद गई है, हम यूपी में भी गई है टीम, और रामनगर गई है। तो काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये है कि अभी तक सफलता हाथ नहीं मिली है। टीम हम लगातार प्रयासरत हैं और जल्दी से जल्दी हम इस कार्य को, इस जो हमारा जो ये केस है, इसका जल्दी खुलासा करेंगे और हम आश्वासन देते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे बातचीत करी जा रही है, जैसा भी है हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो आक्रोश है वो एक स्वाभाविक है किसी भी केस में, जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 तो टीम केलाखेड़ा की है, एसओजी की टीम लगी हुई है, बाकी अफसर से बात करके जैसे भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आदेश देंगे उस हिसाब से टीम का और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। गर्मी के मौसम के साथ ही डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ने लगा है। ऐसे में देहरादून जिला प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर आ गया है। डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर सर्वेक्षण से लेकर दवाओं और जांच व्यवस्था तक खास तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि आशा वर्कर्स, फैसिलिटेटर्स, वॉलंटियर्स और निगम कर्मियों की टीमें घरों में जाकर लार्वा की जांच और नष्ट करने का काम कर रही हैं। इन सभी को जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसी के साथ सरकारी अस्पतालों में डेंगू से निपटने के लिए दवाएं, टेस्ट किट्स, एलिजा मशीन और ब्लड यूनिट्स बढ़ाए गए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि निजी अस्पताल और लैब्स में डेंगू जांच के रेट तय कर दिए गए हैं। अगर कोई भी निर्धारित दर से ज्यादा पैसा मांगता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं डेंगू मलेरिया, तो उसमें हमारे दोनों एस्पेक्ट्स हैं, प्रिवेंटिव और थेरेप्टिक। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हमारे घर घर जाकर सर्वेक्षण करने हैं, आशा वर्कर्स को, आशा फैसिलिटेटर्स को, अग्रणी अमला है हमारा, इनके साथ साथ हमारे वॉलंटियर्स भी रखे गए हैं। लार्वा सोर्स रिडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो घर घर जाकर हमको राउंड्स जो हैं वो इंटेंसिफाई करवाने हैं, इसलिए फोकस उस पर किया गया है। सेकंड है कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर हमारे रिसोर्सेज, मशीनरी, किट्स वो पर्याप्त मात्रा में रहनी चाहिए। जो हमारे कंज्यूमेबल्स हैं, किट्स हैं, उनका ऑलरेडी स्टॉक कर लिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने राजकीय महिला चिकित्सालय और जिला अस्पताल और टीबी अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने एनएचएम के तहत चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों की जानकारी जुटाते हुए मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान सीएमओ हरिद्वार डॉक्टर आर.के. सिंह, जिला अस्पताल पीएमएस डॉक्टर विजयेश भारद्वाज समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। का भी निरीक्षण किया गया, तो यहाँ पे 24 आवर डिलीवरी सुविधाएं उपलब्ध हैं और कुछ माताओं से भी बात की गई तो उनके द्वारा भी इसमें सेटिस्फैक्शन जताई गई। साथ में ये भी निर्देशित किया गया है कि जो उनको जो लाभ मिलते हैं जब वो 48 घंटे हॉस्पिटल्स में रहते हैं, तो वो लाभ से उनको भली भांति अवगत करा दिया जाए और उनका अकाउंट नंबर आदि पहले से ले लिया जाए, और जैसे ही वो डिस्चार्ज हो तुरंत जो उनको ईजा बोई योजना है तथा जननी सुरक्षा योजना है उसका लाभ तत्काल मिल जाए, क्योंकि इसी से लोग जो माताएं हैं वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि आगामी मानसून सीजन को देखते हुए विभाग की ओर से सभी तैयारी सुनिश्चित कर ली गई है। अभी चारधाम यात्रा जारी है, इसको देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रमुख अभियंता ने बताया कि यदि लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो जाने जैसी स्थिति होती है तो इसके लिए 250 जेसीबी और पोक्लेन मशीनों को लगाया गया। साथ ही उन स्थानों को भी चिन्हित किया है जहां पर लैंडस्लाइड होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। वहां पर पहले से ही मशीनों को तैनात किया गया, जिससे लैंडस्लाइड की स्थिति में जल्द से जल्द रास्ते खोला जाएगा। अपनी सारी तैयारी कर रखी है और अभी भी जो हमारी कार्य योजना बनी है प्रत्येक पूरे में चारधाम यात्रा को लेके नहीं, पूरे जो आने वाले मानसून जो हमारे पूरे प्रदेश में आने वाला है उसकी जो तैयारियां हैं उसमें हमने पूरे अपने जितने हमारे मार्ग जो हमारे ब्लॉक होते हैं
वर्षा ऋतु में, उसमें लगभग 250 मशीनें हमने, जो हमारे अर्थ एक्सकेवेटर हैं, जेसीबी हैं, पोकलैन है, रोबोट है, उसका हमने अपना इंतजाम कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्तरकाशी में मनाया जाएगा, जिसको लेकर हर घर योग थीम के साथ व्यापक रूप से मनाए जाने की तैयारी की जा रही है। 1 मई से 21 जून 2025 तक विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर कई योग गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना। इस कार्यक्रम को इस बार जो है 1 मई से 21 जून तक चलाया जा रहा है। तो आज का जो ये कार्यक्रम है ब्लॉक स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में हमारे ज़िले में यह कार्यक्रम 1 मई से 21 जून तक करवाया जाएगा। यह कार्यक्रम हमारे चिकित्सालय स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर करवाया जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज डुंडा ब्लॉक में यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज डुंडा में यह कार्यक्रम करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभी व्यक्तियों को, छात्रों को और आम व्यक्तियों को हमारे योगा सिखाया जा रहा है, जिसमें आसन, योग, प्राणायाम, यौगिक क्रियाएं आज संपन्न की जाएंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।